वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 अजला में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को कौम के नाम किया वक्फ। कहा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स आम लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने की तरफ है एक और बड़ा कदम। मुल्क में पहली बार हिंदी में पढ़ाया जाएगा MBBS कोर्स। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस सिलसिले में किताबों का किया इजरा। प्रोजेक्ट का नाम रखा गया मंदार। उत्तर प्रदेश में भी किया जा रहा है मेडिकल और इंजीनियरिंग की किताबों का हिंदी में तर्जुमा। दिल्ली शराब घपला मामले में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से दोबारा की जाएगी पूछताछ। CBI ने पीर को हाजिर होने के लिए भेजा समन। सिसोदिया ने ट्वीट करके दी जानकारी। कहा कि इंक्वायरी में करेंगे ताउन। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन से किया खिताब। कहा कि केजरीवाल ने आयुष्मान भारत स्कीम को दिल्ली में नहीं होने दिया नाफिज और ये कि दिल्ली सरकार अब बन गई है घपलों की सरकार। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कौमी कांग्रेस का आगाज। सदर शी जिनपिंग ने किया खिताब। एक हफ्ते तवील कांग्रेस में सदर को तीसरी मुद्दत हासिल होने की उम्मीद। मैक्सिको के शहर इरापुआतो में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से कम 12 अफराद हलाक। रियासत के गुआनाजुआतो इलाके में एक माह से भी कम अरसे में फायरिंग का यह है दूसरा वाकया। ICC T20 वर्ल्ड कप के पहले ही रोज हुआ बड़ा उलटफेर। क्वालिफाइंग राउंड में नामीबिया ने एशियन चैंपियन श्रीलंका को 55 रन से दी शिकस्त। 164 रन के हदफ के जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 108 रन पर लौट गई पवेलियन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को कौम के नाम वक्फ किया। इन यूनिट्स के क़याम का मकसद डिजिटल बैंकिंग के फ़वाइद को मुल्क के कोने कोने तक पहुँचाना है। ये यूनिट्स डिजिटल मालियाती ख्वानदगी को फैलाएंगी और इसके साथ साथ सारिफीन को साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक आगाही और हिफाजती इक़दामात के बारे में भी आगाह किया जाएगा। ये साल भर बैंकिंग, मसनूआत और खिदमात का एक बेहतर डिजिटल तजर्बा भी फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि आज मुल्क में एक बार फिर डिजिटल इंडिया की सलाहियत का मुशाहिदा कर रहा है। आज मुल्क के 75 अजला में 75 डिजिटल बैंक यूनिट्स उतर रहे हैं। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी लोगों, हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे RBI को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा अज़्म निज़ाम को बेहतर बनाना, शफाफियत लाना और आखिरी शख्स तक पहुंचाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये खिदमात कागजी कार्रवाइयों से आज़ाद होंगी और ये पहले से कहीं ज़्यादा आसान होंगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। यानी इनमें सुविधा होगी
और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए मुल्क में जो मुहिम चल रही है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इस सिमत में एक अहम कदम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत का मकसद भारत के आम आदमी को बाइख्तियार बनाना है। हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को एम्पावर करना है, उसे पावरफुल बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बैंकिंग निज़ाम मालियाती लेन देन से आगे बढ़ गया है और गुड गवर्नेंस और अच्छी सर्विस डिलीवरी का जरिया भी बन गए हैं। आज वित्तीय लेन देन से कहीं आगे बढ़कर गुड गवर्नेंस और बेटर सर्विस डिलीवरी का भी एक माध्यम बन चुकी है। आज इस व्यवस्था ने प्राइवेट सेक्टर और लघु उद्योगों के लिए भी ग्रोथ की असीम संभावनाओं को जन्म दिया है। आज भारत में ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र हो जिसमें टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरी एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम न बन रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि डिजिटल इंडिया ने ये सब मुमकिन बनाया है जिसका हम चंद साल पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। बंगाल से अगर शहद चाहिए हो या असम से आपको बैम्बू प्रोडक्ट की जरूरत हो, अगर आपको केरल से हर्ब चाहिए हो या लोकल रेस्टोरेंट से कोई पसंदीदा चीज खाने के लिए मंगवानी हो या फिर आपको कानून से जुड़ी सलाह की जरूरत हो, हेल्थ के लिए कोई सलाह की जरूरत है या गांव में बैठे किसी युवा को शहर के किसी टीचर से क्लास लेनी हो, डिजिटल इंडिया ने वो सब मुमकिन कर दिया है जिसकी हम कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, जहां इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज गुजरात के महसाणा पहुंचे, जहां उन्होंने डिजिटल बैंकिंग पर वजीर आज़म मोदी की तकरीर सुनी। उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक की पंचोट शाख में डिजिटल बैंकिंग की खिदमात का भी इफ्तिताह किया। वजीर ने कहा कि पहले लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब लोग आसानी से बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब बैंकिंग में तमाम डिजिटल सहूलियात की आमद से लोगों को कई तरह की आला सतही खिदमात आसानी से मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 75वें वर्ष में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट 75 DBUs आज देश भर को समर्पित किए। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज लोग बैंक में आएंगे, आपको डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पासबुक पर प्रिंटिंग हो, कैश डिपॉजिट कराना हो या नकद निकालना हो, आपको जो भी सुविधा होगी बैंक से जुड़ी हुई, आपको डिजिटल मोड पे मिल पाएगी। यानी कि आपको बैंकिंग के अधिकारी की आवश्यकता नहीं है। वहां पर जो कियोस्क बने होंगे, जो अलग अलग मशीनें लगी होंगी, उससे आपको सारी सेवाएं प्रदान हो सकती है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में MBBS हिंदी निसाब की किताब का इजरा किया। वज़ीर दाखिला ने MBBS साले अव्वल की हिंदी किताबों का इजरा किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश मुल्क की पहली रियासत बन गई है जहां MBBS की तालीम अब हिंदी में भी दी जाएगी। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। दिन को
सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा मित्रों, सुवर्ण अक्षरों से। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि आज का दिन भारत के तालीमी शोबे के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क में तालीमी शोबे की निशाते सानिया का लम्हा है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज अमित भाई आए, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश की धरती पर होगी। गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय, आज का दिन उन बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला है, अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने वाला है। हिंदी की पढ़ाई उनकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। और इस मौके पर रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हिंदी जबान में मेडिकल की तालीम गरीब बच्चों की जिंदगी में एक नई रोशनी लाएगी। और आगे बढ़ते हैं, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल की तालीम हासिल करने वाली हिंदुस्तान की पहली रियासत बन गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस कड़ी में उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में कहा है कि यूपी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ किताबों का हिंदी जबान में तर्जुमा किया गया है। तलबा को आने वाले साल से रियासत की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में भी हिंदी में इन मज़ामीन का निसाब मिल सकेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी का पंच परमेश्वर सम्मेलन जारी है। इस कॉन्फ्रेंस में 1 लाख से ज्यादा बीजेपी कारकुनान शामिल हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने पंच परमेश्वर सम्मेलन से खिताब किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने पार्टी की कामयाबियों को शुमार कराया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की तारीख और नजरिए को भी कारकुनों के सामने रखा। जेपी नड्डा ने अपने खिताब में ऑपोजिशन पार्टियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लोकपाल बिल लेके आने वाले लोग हैं। यही रामलीला मैदान गवाह था। अनशन पर बैठते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया, ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया कि जो अस्वच्छ प्रशासन वाले भी थे वो भी शर्मा गए, वो भी शर्मा गए। कांग्रेस पार्टी कमीशन के लिए जानी जाती थी, लेकिन इन्होंने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अब भाई बहन की पार्टी तक महदूद होकर रह गई है। हम एक वैचारिक पार्टी, हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। हमने कहा पंच परमेश्वर, यानी हर बूथ से 5 आदमी आएगा, हमारा पंच परमेश्वर हो जाता है। जब हम कहते हैं बूथ समिति तो यही संख्या 5 लाख हो जाती है। ये ताकत अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस न इंडियन रह गई, न नेशनल रह गई, न ही कांग्रेस रह गई, भाई बहन की पार्टी बनकर के खड़ी हो। भारत 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली की मेजबानी कर रहा है। इंटरपोल जनरल असेंबली की तैयारियां जोरों पर हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इंटरपोल के लिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। इंटरपोल भारत समेत 195 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल है। भारत 1949 में इंटरपोल का रुकन बना, जब मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो ऐसे मौके पर इस तकरीब की मेज़बानी का मौका मिलना फ़ख्र की बात है। इस मीटिंग में साइबर जराइम, पेशा वराना जराइम और बच्चों के जिनसी इस्तेसाल जैसे मौज़ूआत पर बात की जाएगी।
जनरल असेंबली के रुकन ममालिक के दरमियान जराइम के अदद-ओ-शुमार और इस पर काबू पाने के इक़दामात और इसके लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पर भी बहस होगी। इंटरपोल के पास काफ़ी हद तक महफूज नेटवर्क है जो पूरे साल 24 घंटे काम करता है। हालिया बरसों में भारत एक बड़े डेटाबेस के साथ बैनुल-अक़वामी पुलिस ताउन में एक फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। भारत के पास काफ़ी अच्छा फॉरेंसिक साइंस डेटा है और ये साइबर क्राइम रोकने की आला सलाहियत रखता है। The significance of Interpol is that even countries who are not very friendly with each other or who may not even be having diplomatic relationship with each other are able to interact on a professional police to police level. Interpol by its very constitution is not to indulge in military, political or religious matters. It is therefore noteworthy that this organization has survived 100 years, both the world wars, whereas many other international multilateral organizations did not. सीबीआई ने एक्साइज घोटाला मामले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए तलब किया है। अहम बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर से मुतालिक है, जिसमें दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया और दीगर को मुलजिम बनाया गया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के निफाज में मुबैना बेज़ाब्तगियों को सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मामले में एक्साइज के 11 अहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया था। इसके बाद से स्कीम की जांच पड़ताल की जा रही है। इससे पहले जुमा 14 अक्टूबर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में छापे मारे थे। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर ईडी हुक्काम ने दारुल हुकूमत दिल्ली में कम से कम 25 मकामात पर तलाशी की कार्रवाइयां की। ये तलाशी की कार्रवाइयां दिल्ली के शराब के कई बड़े ताजिरों की रिहाइश गाहों और दीगर मकामात पर की गई। मालूमात के मुताबिक जिन अहातों की तलाशी ली गई वो निजी इदारे हैं जो शराब की तिजारत और तकसीम में मसरूफ हैं। ईडी ने इस मामले में अब तक कई मकामात पर छापे मारे हैं और गुज़िश्ता माह शराब फरोश समीर महिंद्रो को भी गिरफ्तार किया है। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा कर दिया है। मदर डेयरी ने दूध की कीमत में इजाफा दिल्ली एनसीआर में किया है। बढ़ती हुई कीमतों का इत्तलाक आज रात से नाफिज हो गया है। मदर डेयरी के सिर्फ फुल क्रीम और गाय के दूध की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ है। कर्नाटक के हासन में आज सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में ऑटो में सवार 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तमाम ऑटो सवार हिसाम्बा मंदिर का दौरा करके घर वापस जा रहे थे और इस दौरान आरसी केरे के गांधीनगर में ऑटो दूध की गाड़ी से टकरा गया। इस शदीद आमने सामने के तसादुम में 9 अफराद हलाक हो गए और एक दहाई में 2 मरतबा मुनक़िद होने वाला चीन के हुक्मरां कम्युनिस्ट पार्टी का कौमी कन्वेंशन आज से शुरू हो गया है। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस कन्वेंशन में सदर शी जिनपिंग को हुकूमत और फौज के बिला मुकाबला सरबराह के तौर पर मुसलसल तीसरी बार 5 साला मुद्दत मिलने की तवक्को है। सदर शी जिनपिंग ने इफ्तिताई इजलास से खिताब किया। यह कन्वेंशन आज से 22 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसमें सदर शी जिनपिंग का तीसरी मुद्दत के लिए मुंतखब होना तकरीबन तय है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के क़याम को 1 सदी हो चुकी है और 70 साल से वो इक़्तिदार पर काबिज है। दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों में ज़्यादातर बड़े फैसले कौमी कन्वेंशन से पहले ही ले लिए जाते हैं और अगरचे चीन की सियासत पर चीनी सदर की गिरफ्त बरकरार है, लेकिन उन्हें दूसरे मसाइल पर बढ़ते हुए दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें तेजी से सुस्त रवि की शिकार मईशत, तकनीकी शोबे के कद्दावर लीडरों पर हुकूमत की कार्रवाई और सख्त कोविड हिकमत अमली के माशी असरात शामिल हैं। मैक्सिको के इरापोटो शहर के एक बार में सनीचर की शाम नामालूम बंदूक बरदारों के जरिए की गई गोलीबारी में कम से कम 12 अफराद की मौत हो गई है। हमले में मारे गए लोगों में 6 खवातीन भी शामिल हैं। हमले में कम से कम
3 दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि गोली मारने का मकसद फिलहाल वाज़ेह नहीं हो सका है अभी, और 1 माह से भी कम वक्त में गुआनाजुआतो रियासत में ये दूसरा इज्तिमाई गोलीबारी का वाक़या पेश आया है। इससे कबल 21 सितंबर को गुआनाजुआतो शहर के एक बार में बंदूक बरदारों ने हमले में 10 अफराद को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। और एक और अफसोसनाक वाक़े में जुनूब मगरबी कोलंबिया के शहर पास्टो और पोपायन के दरमियान रास्ते में एक बस हादसे में कम से कम 20 अफराद हलाक और 14 दीगर जख्मी हो गए। कोलंबिया के टेलीविजन ने दिखाया है कि बस सुबह सवेरे हुए हादसे में उलट गई। इब्तदाई इतलात में बताया गया है कि धुंध की वजह से मोड़ से बाहर आने के बाद ड्राइवर बस का कंट्रोल खो बैठा और पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकारों को गाड़ी को सीधा करने, जख्मियों और मरने वालों को निकालने में 9 घंटे लगे। फ्रांस ने कहा है कि वो अपने मुल्क में 2000 यूक्रेनी फौजियों को तरबियत देगा। फ्रांसीसी वज़ीर दिफा सेबेस्टियन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये इत्तला दी है। उन्होंने बताया है कि यूक्रेन के फौजियों को हमारे फौजी यूनिटों में 3 सतहों पर तरबियत दी जाएगी। रूस में बुल्गरात के इलाके में एक तरबियती मैदान में मुसल्लह अफराद की ज़ेर तरबियत रूसी फौज पर फायरिंग के नतीजे में कम से कम 11 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए हैं। यह हमला हफ्ते को मगरबी मिलिट्री जिले में तरबियती सेशन के दौरान हुआ। बंदूक बरदारों के बारे में कहा जाता है कि वो साबका सोवियत रियासत के थे। रूसी हुक्काम ने इस हमले को दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया है। रूसी खबररसा एजेंसी TASS के मुताबिक दोनों मुसल्लह अफराद तरबियती मैदान में जवाबी फायरिंग में मारे गए। बुल्गरात का इलाका मगरबी रूस में यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल है। ईरान की इवन जेल में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये जेल सियासी कैदियों, सहाफ़ियों और गैर मुल्की शहरियों की रिहाइश के लिए मशहूर है। ऑनलाइन शेयर की जाने वाली वीडियो में तेहरान के मकाम पर धुआं और आग के शोले दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गोलियों की आवाज़ें और धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। कुछ कैदियों के अहले खाना ने मीडिया को बताया है कि वो अपने रिश्तेदारों से फ़ोन पर राब्ता करने से कासिर हैं और बाज़ गैर मुल्की हुकूमतों ने भी जिनके शहरी इसमें कैद हैं इस पर तशवीश का इजहार किया है। तुर्की में बोहरा असवद के साहिल पर वाक़े छोटे से कोयले की कान कनी वाले कस्बे इमासारा के करीब कान में धमाके से मरने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने धमाके में जामहक होने वालों के नमाज जनाजा में शिरकत की। सदर के मुताबिक आखिरी लापता शख्स मुर्दा पाया गया, जिससे हिलाकतों की तादाद जो बढ़कर अब 41 हो गई है। हुक्काम के मुताबिक वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू हो गई है। और खेल की खबरों में ICC T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप मरहले के मैचेस शुरू हो गए हैं। मैच के पहले ही दिन बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। एशिया कप 2022 की फातेह श्रीलंका को नामीबिया के हाथों 55 रन से जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा है। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए नामीबिया ने श्रीलंका के सामने 164 रन का हदफ दिया। मैच में नामीबिया की टीम शुरुआती दौर में खराब रही, लेकिन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जिसकी बदौलत नामीबिया ने आखिरी 5 ओवर्स में 68 रन बनाए। नामीबिया की जानिब से दिए गए हदफ का ताक़ुब करते हुए श्रीलंका की टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रही। श्रीलंका की टीम अपनी तमाम विकेटें गंवाकर सिर्फ 108 रन बना सकी और मैच हार गई। श्रीलंका की जानिब से सबसे ज़्यादा 29 रन दुसून शनाका ने बनाए। मिस्र के काहिरा में जारी ISSF जूनियर शूटिंग आलमी कप चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार मुजाहरा देखने को मिला। सनीचर को उदयवीर सिद्धू ने 2 सोने के तमगे अपने नाम किए। उन्होंने जूनियर मर्द 25 मीटर और स्टैंडर्ड्स पिस्टल खिताब अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। वहीं ईशा सिंह ने जूनियर खवातीन 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की, जबकि तेजस्वनी 25 मीटर स्टैंडर्ड्स पिस्टल मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल किया। इस टूर्नामेंट में तमगे की फहरिस्त में भारत दूसरे पायदान पर है, वहीं चीन पहले मकाम पर है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।